कोई भी मूर्ख नहीं है। धन के साथ आपके व्यक्तिगत अनुभव, संसार में क्या हुआ, शायद उसका 0.00000001% मात्र है, लेकिन आपके विचारानुसार संसार कैसे चलता है उसका 80% है। मैं आपको एक समस्या के बारे में बताना चाहूँगा। इसे जानकर आप अपने पैसों के साथ क्या करते हैं इस बारे में बेहतर महसूस करेंगे, और दूसरे अपने पैसों के साथ क्या करते हैं इस बारे में कम आलोचनात्मक। लोग पैसे के साथ कुछ महत्वपूर्ण हरकतें करते जरूर हैं, लेकिन कोई भी मूर्ख नहीं है। बात असल में यह है, अलग अलग पीढ़ियों के लोग जिनका पालन पोषण करने वाले माता पिता की आय अलग है, जीवन मूल्य अलग है, जो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग अर्थव्यवस्था में जन्मे, जिन्होंने अलग अलग जॉब मार्केट में विविध प्रकार के प्रोत्साहन और भाग्य का अनुभव किया, वे एक दूसरे से बहुत अलग पाठ सीखते हैं। दुनिया कैसे चलती है इस बारे में हर कोई किसी का अपना ही अनुभव होता है, और जो अपने अनुभव किया है वह कहीं अधिक प्रभावशाली है उसके मुकाबले जो आप किसी और से सुनते या सीखते हैं। इसलिए हम सब, आप, मैं, हर व्यक्ति धन दौलत कैसे काम करती है इससे संबंधी अपने मूल्य के सहारे अपना जीवन गुजारते हैं, और अलग अलग लोगों के लिए इन मूल्यों में जीवन आसमान का फर्क हो सकता है। जो आपको मूर्खतापूर्ण लगे वह मेरे लिए मायने रख सकता है। जो व्यक्ति गरीबी में पला बड़ा और जोखिम और प्रतिफल के बारे में जैसे सोचता है, एक स्मृत बैंकर की संतान चाहे भी तो वैसे ना सोच पाए। एक व्यक्ति जो ऐसे समय में पला बड़ा, जो मुद्रा स्फीति की दर अधिक थी, और वह अनुभव किया जो उस व्यक्ति को नहीं करना पड़ा, जो स्थिर कीमतों के बीच पला बड़ा। एक स्टॉक ब्रोकर जिसने महामंदी में अपना सब कुछ गंवा दिया, उसने जो अनुभव किया 1990 के दशक में वैभव के काम करने वाला एक तकनीकी कर्मचारी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन एक ऑस्ट्रेलियन जिसने 30 वर्ष की कोई आर्थिक मंदी नहीं देखी, उसने एक ऐसा अनुभव किया जो किसी अमेरिकी नागरिक ने कभी नहीं किया। बस इतना ही नहीं, अनुभवों की यह सूची असंख्य है। आप धन दौलत के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो मैं नहीं जानता, और इसका विपरीत भी उतना ही सच है जितना धारणाओं, उद्देश्यों, पूर्वानुमानों के साथ आप अपना जीवन जीते और मुझसे अलग हो सकता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम में से एक दूसरे से अधिक होशियार है या अधिक जानकारी रखता है। ऐसा इसलिए है कि हमारे जीवन अलग है, जो हमारे विविध और बराबरी के ठोस अनुभवों से रचे हैं। धन के साथ आपके व्यक्तिगत अनुभव, संसार में क्या हुआ, शायद उसका 0.00000001% मात्र है, लेकिन आपके विचारानुसार संसार कैसे चलता है उसका 80% है। इसलिए समान रूप से होशियार लोगों के इस बात पर बहस कर सकते हैं कि मंदी कैसे और क्यों होती है, आपको निवेश कैसे करना चाहिए, आपको किसे प्राथमिकता देनी चाहिए, कितना जोखिम उठाना चाहिए आदि। 1930 के अमेरिकी पराही अपनी किताब में फ्रेडरिक लुइस एलन ने लिखा कि महामंदी ने लाखों अमेरिकियों को
अनेक शेष जीवनकाल के लिए अंदरूनी तौर पर प्रभावशाली किया, लेकिन अनुभवों में काफ़ी विभिन्नता थी। 25 वर्ष के साथ जब जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे थे, एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि उन्हें महामंदी के बारे में क्या याद है। उन्होंने टिप्पणियां की, मुझे महामंदी के बारे में कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं। मेरा परिवार दुनिया के सबसे धनी परिवारों में से एक था और यह उस समय काफ़ी था। हमारे पास बड़े घर, नौकर चाकर थे और हम बहुत घुमा फिरा करते थे। जो चीज़ मैंने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखी वह उस बात पर थी कि मेरे पिता ने कुछ और मालियों को सिर्फ इसलिए काम पर रखा कि उन्हें नौकरी मिल जाए जिससे वे अपना पेट भर सकें। मुझे महामंदी के बारे में कुछ पता नहीं जब तक मैंने हार्वर्ड में इसके बारे में नहीं पढ़ा। 1960 के चुनाव का एक मुख्य मुद्दा था। लोगों को लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति अर्थव्यवस्था की बागडोर संभाल सकता है जिसने पिछली पीढ़ी के सबसे बड़े आर्थिक वृत्तांत की कोई जानकारी ही नहीं थी। इसका क्षतिपूरण काफ़ी हद तक के द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभव के द्वारा हो गया। यह पिछली पीढ़ी में व्यापक एक दूसरा भावनात्मक अनुभव था जो उनके मुख्य प्रतिद्वंदी हार्वर्ड हम्फ्रे के पास नहीं था। हमारे सामने चुनौती यह है कि अध्ययन का यह ग्रहणशीलता की कोई भी मात्रा भय और अनिश्चितता की शक्ति का उत्पन्न नहीं कर सकते। मैं इस बारे में पढ़ सकता हूँ कि महामंदी में अपना सब कुछ गंवा देना कैसा रहा होगा, लेकिन मेरे मन में उन लोगों की तरह भावनात्मक घाव नहीं है जिन्होंने वास्तव में यह अनुभव किया। और कोई ऐसा व्यक्ति जिसने यह सब अनुभव वास्तव में यह अनुभव किया यह नहीं समझ सकता कि जैसा व्यक्ति स्टॉक्स खरीद कर रखने जैसे विषय का असावधान कैसे हो सकता है। हम दुनिया को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। स्प्रेडशीट बड़ी स्टॉक मार्केट गिरावटों का इतिहास आवृत्त का मॉडल पेश कर सकती है, लेकिन स्प्रेडशीट उस भावना का मॉडल पेश नहीं कर सकती जो आप घर पर पहुंचकर अपने बच्चों की ओर देखकर सोचते हैं। अनुभव करेंगे कि आपने ऐसी गलती की जिससे आप उनका जीवन प्रभावित हो सकता है। इतिहास पढ़ने से आपको यह जरूर लगता है कि आप कुछ जानते हैं, लेकिन जब आप अपने उसे जिया ना हो और उसके नतीजों को व्यक्तिगत तौर पर महसूस ना किया हो, आप उसे उतना नहीं समझ पाएंगे जिससे आपके व्यवहार में बदलाव आ सके। हम सबको लगता है कि हम जानते हैं कि दुनिया कैसे चलती है, लेकिन हम सब ने इसके एक तरीके मात्र का ही अनुभव किया है। जैसा कि निवेशक वैज्ञानिक कहते हैं, सब कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें समझने से पहले हमें उनका अनुभव करना आवश्यक है, और हम सब किसी न किसी तरह इस सच का शिकार हैं। 2006 में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के अर्थव्यवस्था अल्राइक मेलमेडियर और स्टीफन नेगल ने सर्व ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस की 50 वर्ष के कार्य का अध्ययन किया, जिसमें अमेरिकी लोग अपने पैसे के साथ क्या करते हैं इस विषय पर विस्तृत जानकारी थी। परिकल्पना के अनुसार लोगों को अपने निवेश संबंधी निर्णय अपने परिचय लक्ष्यों
और समय के उपलब्ध निवेशों और विकल्पों के अनुसार लेने चाहिए, लेकिन लोग ऐसा करते नहीं। अर्थव्यवस्था ने पाया कि लोगों के जीवन भर के निवेश निर्णय उनके उन अनुभवों से दृढ़ता पूर्वक जुड़े होते हैं जो उन्होंने अपने जीवन काल में देखे। मुख्यतः शुरुआती व्यवस्था में अगर आप ऐसा समय में बड़े हुए जब मुद्रास्फीति की दर है, तो आपने आगे जाकर पैसा बॉन्ड को कम निवेश किया। उनके मुकाबले जो कम मुद्रास्फीति के समय पले बढ़े। यदि आप ऐसे समय में पले बढ़े जब स्टॉक मार्केट मजबूत था, तो आपने आगे जाकर अपना पैसा बॉन्ड और निवेश किया। उनके मुकाबले जो स्टॉक मार्केट कमजोर होने के समय में पले बढ़े। अर्थव्यवस्था ने लिखा हमारी खोज दर्शाता है कि एक निवेशक की जोखिम उठाने की स्वेच्छा उसके व्यक्तिगत इतिहास पर निर्भर करती है, न बुद्धिमत्ता, न शिक्षा और न ही परिष्करण, मात्र संयोग। और आप कब और कहाँ जन्मे। फाइनेंशियल टाइम्स ने 2019 में प्रसिद्ध बॉन्ड मैनेजर बिल ग्रॉस का साक्षात्कार किया। ग्रॉस मानते हैं कि आज वे जहाँ हैं वहाँ नहीं होते। अगर वे एक दशक पहले या एक बाद जन्मे होते। लेखक का कहना है कि ग्रॉस के करियर में बढ़ती ब्याज दरों के साथ अच्छा मेल खावा, जिससे बॉन्ड की कीमतों का अनुपात मिल गया। इस तरह की घटनाओं से न सिर्फ आपको मिलने वाले अवसर प्रभावित होते हैं, इससे जब वे अवसर आपकी ओर आते हैं तो आप उन अवसरों के बारे में अच्छी सोच भी प्रभावित करते हैं। ग्रोस के लिए बॉन्ड पैसा बनाने की मशीन के समान है। उनके पिता की पीढ़ी के लिए जो मुद्रास्फीति की ऊंची दर के समय बड़े हुए और उसे झेला, बॉन्ड धन भस्म प्रतीत होंगे। धन दौलत को लेकर लोगों के अनुभवों में जो अंतर है वह छोटा नहीं है। उन लोगों के बीच भी जहां आपको यह अनुभव एक जैसे लगे। अब स्टॉक को ही लीजिए। अगर आपका जन्म 1970 में हुआ, आपकी किशोरावस्था और युवावस्था के समय S&P 500 से 10 गुना बढ़ा। मुद्रास्फीति समायोजक होकर यह एक अद्भुत प्रतिफल है। अगर आपका जन्म 1950 में हुआ, तो मार्केट आपकी किशोरावस्था और युवावस्था के समय मुद्रास्फीति समायोजित होकर कहीं भी नहीं गया। लोगों के ये दो अलग समूह अपने जन्म का वर्ष अलग होने के कारण स्टॉक मार्केट को लेकर विविध दृष्टिकोण के साथ अपना जीवन गुजारते हैं। स्टॉक ने अपनी किशोरावस्था और युवावस्था में क्या किया? यह मुद्रास्फीति। अगर आपका जन्म 1960 में अमेरिकी में हुआ, आपकी किशोरावस्था और युवावस्था के समय जब आप अपने युवा संवेदनशील वर्षों में अर्थव्यवस्था के ज्ञान पर आधार विकसित कर रहे थे, मुद्रास्फीति ने कीमतों का 3 गुना बढ़ा दी। यह बहुत होता है। आपको गैस लाइनों और वेतन याद रहते हैं। वेतन जो पिछली बार के मुकाबले कम दिन चलता, लेकिन यदि आपका जन्म 1990 में हुआ होता, तो आपको पूरे जीवन में मुद्रास्फीति की दर इतनी कम रही कि शायद अभी इसका विचार कुछ आपको छूकर भी ना गुजरा हो। मुद्रास्फीति ने आपकी किशोरावस्था और युवावस्था की कीमतों के साथ क्या किया? आयु, अमेरिकी और राष्ट्रीय बेरोजगार नवंबर 2009 में 10% था, लेकिन 16 से 19 वर्ष की अमेरिकी किशोरों के बीच बेरोजगार दर 49% थी। 45 वर्ष की अधिक आयु के
कॉक्रेस कॉकेशियन महिलाएं जिनके पास कॉलेज डिग्री थी उनके लिए यह दर 4% थी। जर्मनी और जापान के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्थानीय स्टॉक मार्केट का पूरी तरह से सफाया हो गया। पूरे क्षेत्र बमबारी से नष्ट हो गए। युद्ध के अंत में जर्मनी खेतों में मात्र इतना ही अनाज उत्पन्न हो पा रहा था कि देश के नागरिक प्रतिदिन 1000 कैलोरी का उपभोग कर सकें। अब इसकी तुलना यूएसए कैसे करें, जब यहाँ स्टॉक मार्केट 1941 से 1945 के बीच 2 गुना से भी अधिक बढ़ गया और वहाँ की अर्थव्यवस्था पिछले 2 दशकों से बहुत दृढ़ हो गई। इन दोनों समूहों के सदस्यों से कोई ऐसा अपेक्षा नहीं कर सकता वे अपना जीवन मुद्रास्फीति के बारे में एक समान दृष्टिकोण के साथ बिताएंगे। फिर स्टॉक मार्केट या बेरोजगारी या आमतौर पर पैसे के बारे में किसी को भी उसने वित्तीय जानकारी पर समान के रूप में प्रतिक्रिया करने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। किसी को भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वे समान प्रेरक से प्रभावित होते हैं। किसी को भी यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वे समान स्रोत से मिलने वाली सभा पर विश्वास करेंगे। क्या मायने रखता है, क्या बहुमूल्य आगे क्या होने वाला और आगे बढ़ने वाले का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। किसी को भी ऐसी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वे एक सब विषयों पर एक दूसरे से सहमत होंगे। धन दौलत को लेकर उनकी धारणाएं अलग अलग दुनिया में विकसित हुई और जब ऐसा होता है धन को लेकर जो धारणा एक समूह को और लगे वह दूसरे के लिए पूरी तरह से मायने रख सकती हैं। कुछ साल बाद द न्यू यॉर्क टाइम्स ने महाकाय ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता फॉक्सकॉन की कार्य परिस्थितियों पर एक वृत्तांत किया। परिस्थितियां अक्सर भूल थीं। पाठक उचित रूप से नाराज थे, लेकिन इस कहानी पर एक दिलचस्प प्रतिक्रिया एक चाइनीज कर्मी के भांजे की ओर से आई, जिसने कमेंट सेक्शन में लिखा था, मेरी आंटी ने कई साल कहाँ काम किया, जिसे अमेरिकी स्वेप शॉप यानी शोषण करने वाली दुकान कहते हैं। यह बहुत मेहनत का काम था, लंबे घंटे का मेहनताना खराब कार्य परिस्थितियाँ। क्या आप जानते हैं कि वहाँ काम करने से पहले मेरी आंटी क्या करती थी? वह एक वेश्या थी। उस पुरानी जीवन शैली की तुलना में एक स्वेटशॉप के काम करने का विचार एक अनुसार एक सुधार है। मैं जानता हूँ मेरी आंटी कुछ चिल्लर के लिए कई पुरुषों द्वारा अपने शरीर का शोषण करने के बजाय कुछ डॉलर के लिए किसी दुष्ट पूंजीपति मालिक के हाथों शोषित होना पसंद करेगी। इसलिए मैं बहुत से अमेरिकियों की सोच से नाराज हूँ। हमारे पास पश्चिम वासियों जैसे अवसर नहीं है। हमारी सरकारी संरचना अलग है, यह देश अलग है। हाँ, फैक्ट्री के काम में कड़ी मेहनत लगती है। क्या यह बेहतर हो सकता है? हाँ, लेकिन सिर्फ जब तक इस तरह के अमेरिकी नौकरियों की तुलना करें। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब निकाला जाए। मेरा एक हिस्सा इसकी तीव्र रूप से विरोध करना चाहता है, लेकिन अगर एक मेरा हिस्सा समझना चाहता है। लेकिन मुख्यतः एक यह उदाहरण है कि किस प्रकार अलग अलग अनुभव किस विषय पर इतनी विविध धारणाओं को जन्म देते और एक गुट को सहज ही लगता है कि सब श्वेत या श्याम होना चाहिए। धन दौलत को लेकर जब भी लोग कोई निर्णय लेते हैं, उस क्षण में उपलब्ध जानकारी
को अपने अद्वितीय दिमागी मॉडल में डालते हैं, जो उन्हें यह बताता है कि दुनिया कैसे चलती है और इसके आधार पर उस निर्णय को उचित ठहराते हैं। वे लोग अपनी जानकारी को गलत हो सकता है, उनकी जानकारी अधूरी हो सकती है, वे गणित में अनुगणित हो सकते हैं, वे विभत्स मार्केटिंग की बातों में आ सकते हैं, या हो सकता है कि उन्हें अंदाजा ही ना हो कि वे क्या कर रहे हैं। वे अपने काम के नतीजे को गलत तरह से आंक सकते हैं। ओह, क्या ऐसा नहीं हो सकता? लेकिन हर यह निर्णय जो लोग लेते हैं वह अनेक मायने रखता है और उनके अनुसार सभी आवश्यक पहलुओं की पूर्ति करता है। वे खुद को ही एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिससे वे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं का वर्णन होता है, और यह कहानी उनके खुद के अद्वितीय अनुभव को रोचित बनाए रखती है। एक साधारण या उदाहरण लीजिए, लॉटरी की टिकट। अमेरिकी लोग फिल्में, वीडियो गेम, संगीत, खेलकूद, प्रतिस्पर्धा, किताबों को कुल खर्चे आदि पैसा उन पर खर्च करते हैं, और उन्हें कौन खरीदता है? मुख्यतः गरीब लोग। यूएसए न्यूनतम आय परिवार प्रतिवर्ष औसतन $412 लोटो टिकट पर खर्च करते हैं, और उच्चतम आय परिवारों में 4 गुना अधिक है, 40%। अमेरिकी आपदा के समय $400 नहीं जुटा पाते, जिसका अर्थ यह है कि वे लोग जो लॉटरी के टिकट के लिए $400 खर्च करते रहते हैं, ये सामान्यतः वही लोग हैं जो कहते हैं कि आपदा के समय $400 का प्रबंध नहीं कर सकते। वे अपने सुरक्षा तंत्र को एक ऐसे संयोग के लिए नष्ट कर रहे हैं जिसका सच होने की संभावना लाखों में है। वह मुझे मूर्खतापूर्ण लगता है कि यह शायद आपको भी मूर्खतापूर्ण लगे, लेकिन मैं न्यूनतम आय परिवार में से नहीं हूँ। मैं शायद आप भी नहीं, लेकिन हममें से काफ़ी लोगों के लिए यह समझना कठिन है कि न्यूनतम आय लॉटरी टिकट खरीदारों के अचेतन मन में क्या तर्क चलता है। अगर थोड़ा ही जोर डालें तो आप कल्पना कर सकेंगे कि यह कुछ इस प्रकार होता होगा। हम एक पगार से दूसरी पगार के बीच किसी तरह जीते हैं, और बचत की तो दूर तक की संभावना नहीं है। अच्छे वेतन की नौकरी मिलने की भी कोई संभावना नहीं है। हम छुट्टियां मनाने नहीं जा सकते, और न ही कार, स्वास्थ्य बीमा या सुरक्षित जलाके में घर का इंतजाम कर सकते हैं। हम बिना कमर तोड़ने वाले सुरक्षित इलाकों में घर का इंतजाम नहीं कर सकते। आप में से जो लोग वित्त संबंधी किताबें पढ़ें, आपके पास वह सब कुछ या तो पहले से है या उसे पाने की अच्छी संभावना जो हमारे पास नहीं है। लॉटरी टिकट खरीदना ही हमारे जीवन का वह पल है जब हम ठोस रूप से वह सब पाने की सपना देख सकते हैं तो आपके पास, और जिसे आप महत्व नहीं देते हैं। हम एक सपने की कीमत चुका रहे हैं और यह नहीं समझ सकते क्योंकि आप पहले से ही सपना जी रहे हैं, और इसलिए हम आप से लॉटरी टिकट के खरीदते हैं। आपको इस तर्क से सहमतता होने ही की आवश्यकता नहीं है। जब आप दिवालिया हों, लॉटरी टिकट खरीदना बुरा विचार ही है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि लॉटरी टिकट की बिक्री क्यों चलती रहती है। यह वह विचार है जो आप कर रहे हैं, वह मूर्खतापूर्ण, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि
आप ऐसा विचार क्यों कर रहे हैं? ऐसा हमारे कोई वित्तीय संबंधी निर्णयों के आधार का अनावरण करता है। कुछ लोग वित्तीय रूप से एक स्प्रेडशीट के द्वारा करते हुए खाने की मेज पर या कंपनी के किसी मीटिंग में उन्हें बताने हैं। ऐसे स्थान जहाँ व्यक्तिगत इतिहास, संसार के प्रति आपका अद्वितीय दृष्टिकोण, अहंकार, अभियान, मार्केटिंग और विचित्र प्रेरक साथ मिलकर एक ऐसा वृत्तांत बनाते हैं जो आपके लिए काम करता है। एक अन्य पहलू यह स्पष्ट करने में सहायता करता है कि वित्तीय निर्णय क्यों इतने कठिन हैं और क्यों इसमें इतना दुराचार होता है। वह यह समझना है कि यह विषय काफ़ी नया है। धन दौलत तो काफ़ी समय से हमारे चारों ओर है। ऐसा माना जाता है कि लीडिया, जो अब तक तुर्की का भाग है, वहाँ के राजा एलिएटस ने 600 ईस्वी पूर्व में पहली आधिकारिक मुद्रा बनाई। लेकिन वित्तीय निर्णयों के आधुनिक आधार बचत और निवेश ऐसी संधारणाओं पर आधारित है जो अभी नवजात है। आप सेवानिवृत्ति को ही लीजिए। 2018 के अंत में यूएस के सेवानिवृत्ति खातों में 27 ट्रिलियन डॉलर की राशि थी, जिसके अनुसार यह आम निवेशक की बचत और निवेश निर्णयों के मुख्य चालक था। लेकिन सेवानिवृत्ति होने की पूरी संधारण अधिक से अधिक 2 पीढ़ी पुरानी है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अधिकांश अमेरिकी अपनी मृत्यु तक काम किया। यह अपेक्षा भी थी कि वास्तविकता भी 1940 तक 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों की श्रमिक वर्ग की भागीदारी दर 50% थी। सामाजिक सुरक्षा ने इसे बदलने का प्रयास किया, लेकिन इससे शुरुआती लाभ एक समुचित पेंशन की तुलना में खास नहीं थे। जब ईड़ा मैककूलर ने 1950 में पहला सामाजिक सुरक्षा चेक पास किया, उसका मूल्य $22.54 था। यह मुद्रास्फीति में समायोजित होकर $14 1980 तक पहुंचने के बाद भी सेवानिवृत्त लोगों के लिए औसत सामाजिक सुरक्षा चेक बढ़कर $1000 प्रति माह मुद्रास्फीति के समायोजित होने के बाद सेंसस ब्यूरो के अनुसार 65 वर्ष के अधिक आयु के एक चौथाई अमेरिकी 1960 दशक के अंत तक गरीबी में जी रहे थे। ऐसी एक प्रचारित धारणा है कि सभी को निजी पेंशन मिला करती थी, लेकिन यह बेतहाशा रूप से अतिशयोक्तिपूर्ण है। एम्प्लॉय बेनिफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 65 वर्षीय और उससे अधिक आयु के लोगों में से सिर्फ एक चौथाई और 1975 में से आय मिला करती थी और भाग्यशाली अल्पसंख्यक वर्ग में घरेलू आय का मात्र 65% पेंशन से आता था। 1955 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने सेवानिवृत्त होने से बढ़ती लालसा के संकट और असमर्थता के बारे में लिखा। एक पुरानी कहावत को अलग तरह से व्यक्त करें तो सेवानिवृत्ति के बारे में सभी बात करते हैं, लेकिन बहुत कम ही इस बारे में कुछ करते हैं। 1980 तक यह धारणा सुदृढ़ नहीं हुई थी कि हर कोई सेवानिवृत्ति के योग्य है और हर किसी को एक गरिमापूर्ण सेवानिवृत्ति मिलनी चाहिए। और तब तक से लेकर उस गरिमापूर्ण सेवानिवृत्ति को पाने का उपाय यही अपेक्षा
रही है कि हर कोई अपनी खुद की आय से बचत करके उसे निवेश करे। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि यह विचार कितना नया है। 401 के अमेरिकी सेवानिवृत्ति के बचत माध्यम के आधार पर 1978 में अस्तित्व में नहीं आया था। रोथ IRA 1978 तक नहीं जन्मा था। अगर यह एक व्यक्ति होता तो अब तक मुश्किल से मद्यपान पान करने की आयु तक पहुंचा होता। किसी को भी इससे अचरज होनी नहीं चाहिए थी कि हम में से काफ़ी लोग सेवानिवृत्ति के लिए बचत और निवेश में अच्छे नहीं हैं। हम मूर्ख नहीं हैं, हम सब बस नौसिखिए हैं। कॉलेज के लिए भी यही लागू होता है। 25 वर्ष से अधिक आयु के अमेरिकियों में 77 डिग्री रखने वाले की संख्या 1940 में 20 में से 1 से भी कम के मुकाबले 2015 में 4 में से 1 तक पहुंच गई। इस समय के दौरान औसत कॉलेज ट्यूशन में मुद्रास्फीति की समायोजित होकर लगभग 4 गुना की बढ़ोतरी हुई। कुछ इतना बड़ा यह महत्व इस जिनसे इतने कम समय में समायोजित और इतने गंभीर रूप से प्रभावित करता है, उससे पता चलता है कि उदाहरण के तौर पर पिछले 20 वर्षों में लोगों ने विद्यार्थी ऋण को लेकर इतना खराब निर्णय क्यों लिए हैं। हमारे पास दशकों का एकत्रित अनुभव तक नहीं है जिसमें हम सीखने का प्रयत्न भी कर सकें। हम बस जुगाड़ करके काम चला रहे हैं। सूचकांक कोष पर भी यह लागू होता है जिसे शुरू हुए अभी 50 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं। बचाव कोष का भी यही हाल है जो अब से 25 वर्षों पहले तक शुरू भी नहीं हुआ था। यहाँ तक कि उपभोक्ता ऋण का व्यापक प्रयोग जैसे बंधक क्रेडिट कार्ड और कॉलोन द्वितीय विश्व के युद्ध के बाद तक भी शुरू नहीं हुए थे। जब तक GI बिल ने लाखों अमेरिकी नागरिकों के लिए ऋण देना लेना आसान नहीं किया। कुत्तों को 10,000 वर्षों पहले पालतू बनाया गया था, लेकिन वे अपने प्रचंड पूर्वजों का कुछ बर्ताव अब तक बनाए रखे हैं और हम उन्हें आधुनिक वित्त सिस्टम के मात्र 20 से 50 वर्ष के अनुभव है और फिर भी बखूबी अनुकूलित होने की आशा करते हैं। एक ऐसे विषय के लिए जो भावना बनाम तथ्य का इतना प्रभावित है, यह एक समस्या है कि इससे यह समझने में भी मदद मिलती है कि हम हमेशा धन दौलत के साथ ऐसा क्यों नहीं करते जैसा हमें करना चाहिए। हम सब पैसे के साथ कुछ मूर्खतापूर्ण कारनामे करते हैं क्योंकि हम सब इस खेल में काफ़ी नए हैं और जो आपको मूर्खतापूर्ण लगे वह मेरे लिए मायने रख सकता है, लेकिन मूर्ख कोई भी नहीं है। हम सब अपने अद्वितीय अनुभव के अनुसार पर निर्णय लेते हैं और उस क्षण में हमारे लिए मायने रखता है। आइए अब मैं आपको बिल गेट्स के अमीर बनने की कहानी सुनाता हूँ।